छात्रों, देखिए प्रश्न पत्र में आपको प्रसंग वर्णन यह एक सवाल आता है। तो इस सवाल का जवाब किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए, संसार में प्रतिदिन हमें कोई न कोई घटना अर्थात प्रसंग घटित होते हुए दिखाई देते हैं। इन घटनाओं के चश्मदीदों अर्थात इन्हें देखने वालों का नज़रिया जो है हर एक का अलग अलग हो सकता है। प्रत्येक घटना अथवा प्रसंग को हर एक व्यक्ति अपनी विशेष शैली में प्रस्तुत करता है, अभिव्यक्त करता है, लिखता है, बोलता है, जिसे प्रसंग वर्णन कहते हैं। कथात्मक रूप से प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रसंगों के वर्णन के दौरान कभी कभी व्यक्ति स्वयं को भी उस प्रसंग का हिस्सा बना लेता है। इस प्रसंग वर्णन के दौरान व्यक्ति घटना के संदर्भ में अपनी राय भी रखता है, जिसे अधिक महत्व दिया जाता है। देखिए, आपके विचार क्या हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं और किस प्रकार से आप अभिव्यक्त करते हैं अपनी भावनाओं को, तो इसको भी महत्व दिया जाता है। और जो परीक्षक जो होता है आपके उत्तरों को जांचने वाला, तो वह भी देखता है कि आपकी भाषा शैली किस प्रकार से है, किस प्रकार से आप लिखते हो, किस प्रकार की कल्पना आप कर सकते हो, और उसके अनुसार वह आपको अंकदान करता है। तो प्रसंग वर्णन के समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो हर एक बिंदु जो है, मुद्दे जो है, उसके बारे में हम देखेंगे। प्रसंग वर्णन समाज के लिए हितकारी होना चाहिए। तो अहितकारी बातें उस प्रसंग में हमें नहीं लिखनी चाहिए। प्रसंग वर्णन यथासंभव सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत होना चाहिए। उसमें सकारात्मक विचार होना चाहिए, नकारात्मक विचार उसमें नहीं होने चाहिए। प्रसंग वर्णन में निजता का भाव होना चाहिए। किसी भी प्रसंग वर्णन से पहले उस प्रसंग का हर पहलू समझने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, प्रसंग वर्णन में निजता का भाव यानी अपने विचार जो है उसे आपको आपकी भावनाओं को वहाँ पर रखना होता है। और प्रसंग वर्णन से पहले उस प्रसंग का हर पहलू आपको समझना है, उस पर थोड़ा सोचना है, विचार करना है, उसके बाद आपको उसे लिखना है। प्रसंग वर्णन स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। लगातार अध्ययन अगर आप करेंगे, अभ्यास करेंगे, लगातार विविध विषयों पर, प्रसंगों पर अगर आप लिखते रहेंगे, लेखन से आपका ये प्रसंग वर्णन और भी अधिक प्रभावशाली बन सकता है या बनाया जा सकता है। और इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा विषयों पर प्रसंग वर्णन जो है वह लिखना चाहिए, ताकि आपकी लेखन शैली में एक प्रकार से प्रगति हो सके। देखिए, आगे का मुद्दा है प्रसंग वर्णन अशिष्ट, अपरिपक्व और दुर्भावनापूर्ण नहीं होना चाहिए। यानी उसमें छल कपट, भावना, बुरे विचार उसमें नहीं होना चाहिए, अशिष्ट वह नहीं होना चाहिए, और अपरिपक्व यानी हमें पूरी तरह से उस जिस प्रसंग का वर्णन हम कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम उस विषय पर लिख पाएंगे। प्रसंग वर्णन से किसी व्यक्ति, संस्था, दल, समूह, समाज, धर्म, जाति, भाषा, वर्ण, लिंग, संस्कृति आदि का अपमान नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान भी हमें रखना है। और देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा विषयों का अगर पठन करते हैं, वाचन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन विषयों के बारे में जानकारी हमारे पास इकट्ठी हो सकती है, और फिर हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में आसानी हो सकती है। तो हम देखेंगे प्रसंग वर्णन के कुछ नमूने, तो उनके आधार पर आपको समझ में आएगा कि प्रसंग वर्णन किस प्रकार से, 2-4 नमूनों के बारे में हम देखेंगे।
तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये प्रसंग वर्णन किस प्रकार से करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक दिन दोपहर के वक्त सड़क पार करने के लिए मैं किनारे पर खड़ा था। मैंने देखा कि एक कार बगल की सड़क से निकली। कार चालक मोबाइल पर बात करते हुए कार चला रहा था। उसका ध्यान बटा हुआ था यानी एक प्रकार से दूसरी ओर था, ड्राइविंग की ओर नहीं था। इसी बीच दूसरी ओर से एक बड़ी टेम्पो उसके सामने आ गई। और फिर आगे क्या हुआ ये आपके विचारों पर निर्भर करता है कि इस प्रसंग को आप आगे किस प्रकार से बढ़ाते हो। अब आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है तो उसे आप अच्छे से मोड़ दे सकते हो, और विचार करने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप इसे अच्छे से यानी जो पढ़ने वाले हैं उनके मन को भा जाए, इस प्रकार से आप उसे लिख सकते हो। तो देखिए, हम जो देखते हैं लेखक जो होते हैं या कवि जो होते हैं, वे आप हमसे कुछ अलग नहीं होते हैं। तो वो भी खाली किस प्रकार से लेखक कवि बने हैं, तो वो सोचते विचारते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द भंडार उनके पास होता है, विचार शक्ति उनके पास होती है, और इसी के कारण वह लेखक या कवि बन पाते हैं। तो आप भी इस प्रकार से विचार करोगे, इस प्रकार से अपनी कल्पनाओं को वाव दोगे, तो आप में से कोई भी कवि या लेखक बन सकता है। और ये कब मुमकिन है? जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे विचार जो है, कल्पना जो है आपकी या आपके विचार, उसे कागज़ पर अभिव्यक्त करेंगे, तो ही यह मुमकिन हो सकता है। तो ये प्रसंग वर्णन के जरिए भी आप धीरे धीरे अपनी कल्पनाओं को अभिव्यक्त करने के, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कोशिश करते रहेंगे, तो आगे चलकर आप अच्छे लेखक भी बन सकते हो। तो देखेंगे हम यहाँ पर, ये जो है यहाँ हमें एक प्रकार से प्रसंग, आधा अधूरा प्रसंग दिया गया है और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी हम पर सौंपी है। अब ये ऐसा है कि हर एक विद्यार्थी के विचार अलग अलग होंगे, तो सभी जो ये इस प्रसंग का वर्णन करेंगे, तो सबकी ये जो कहानी है या ये जो विचार है या कल्पना विस्तार जो है, वो एक जैसा नहीं आने वाला है। तो हर एक के विचार अलग अलग है, और इसीलिए उनके लेखन में ये विचार जो है अलग अलग तरह से वह प्रस्तुत करेंगे। तो देखेंगे हम किस प्रकार से यहाँ पर इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। एक दिन दोपहर के वक्त सड़क पार करने के लिए मैं किनारे पर खड़ा था। मैंने देखा कि एक कार बगल की सड़क से निकली। कार चालक मोबाइल पर बात करते हुए कार चला रहा था। उसका ध्यान बटा हुआ था। इसी बीच दूसरी ओर से एक बड़ी टेम्पो उसके सामने आ गई। मुझे ऐसा लगा कि दुर्घटना तय है, लेकिन टेम्पो चालक की समझदारी से कई जिंदगियां बाल बाल बच गई। इसके बाद वह टेम्पो ड्राइवर अपनी गाड़ी से उतरा और उस तरफ कार चालक भी गाड़ी से उतरा। दोनों के बीच काफ़ी तू मैं हुई, लेकिन कार चालक अपनी गलती मानने को कतई तैयार नहीं था। इसी बीच ट्रैफिक हवलदार भी वहां पहुंच गया। उसने स्थिति का जायजा लिया और जब लोगों से पूछताछ की तो गलती कार चालक की निकली। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कार चालक को कार चलाते वक्त आगे से मोबाइल पर बात न करने की नसीहत यानी सलाह देते हुए दोनों को वहां से रवाना किया। इसके बाद वहां जाम हुआ, ट्रैफिक आगे बढ़ सका, लेकिन मेरे साथ साथ जिन लोगों ने इस होते होते रह जाने वाले हादसे को देखा था, उसके परिणाम के बारे में सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं भी अपना काम निपटा कर घर लौटा। दूसरे दिन में मेरी माँ, मेरी बहन और पिताजी मामा जी के यहाँ जाने के लिए अपनी गाड़ी से निकले। कुछ दूर पहुँचते पहुँचते मामा जी का फ़ोन आ गया। पिताजी अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर
बात करने ही वाले थे कि उस दिन की सारी घटनाएं एक एक कर मेरी आंखों के सामने आने लगी और परिणाम के बारे में सोचकर मैं एक बार फिर सहम गया यानी डर गया। मैंने फौरन ही पापा से मोबाइल मांग लिया और मामा जी को बताया कि हम रास्ते में हैं और जल्द ही पहुंच जाएंगे। फ़ोन रखकर मैंने पिताजी को उस दिन की पूरी घटना वृत्तांत से सुनाई और ट्रैफिक पुलिसकर्मी द्वारा दी गई नसीहत भी बताई। पिताजी यह देखकर काफ़ी खुश हुए कि उनका बच्चा कितनी समझदारी की बातें करने लगा है और उन्होंने वादा किया कि वे अब कभी ड्राइविंग करते वक्त फ़ोन पर बात नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए इस प्रसंग में किस प्रकार से विद्यार्थी ने लिखा है कि एक प्रकार से यानी हमें यहाँ पर दिए गए मुद्दे देखिए, यानी किस प्रकार से शॉर्ट में यह दिया गया है। एक दिन दोपहर के वक्त सड़क पार करने के लिए मैं किनारे पर खड़ा था। मैंने देखा कि एक कार बगल की सड़क से निकली। कार चालक मोबाइल पर बात करते हुए कार चला रहा था। उसका ध्यान बटा हुआ था। इसी बीच दूसरी ओर से एक बड़ी टेम्पो उसके सामने आई और फिर आगे क्या हुआ यह उसने यहाँ पर लिखा है। उसके साथ साथ कुछ नसीहत, कुछ सीख भी इस प्रसंग के माध्यम से हमारे सामने आई है। यानी इसका समापन भी यहाँ पर बहुत ही होशियारी से किया गया है। तो यही अपेक्षा जो है परीक्षक को होती है कि सामने वाला विद्यार्थी कितना यानी विचार करने वाला है, किस प्रकार से वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, किस प्रकार से इस प्रसंग को वह अच्छे से मोड़ दे देता है। तो ये यहाँ अपेक्षित होता है। आगे का और एक नमूना हम देखेंगे। बैंड स्टैंड पर अपने एक दोस्त के साथ घूमते हुए आपको पता चलता है कि 3 लड़कियां सेल्फी लेते वक्त समुद्र में गिरते गिरते बच गई। सेल्फी के इस बढ़ते जुनून के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। अजय के साथ एक दिन मैं बांद्रा स्थित बैंड स्टैंड घूमने साइकिल पर निकला। मेरा दोस्त अजय भी मेरे साथ था। काफ़ी दिनों से हम दोनों की इच्छा थी कि बैंड स्टैंड पर जाकर शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवाओं व सागर की लहरों के बीच एक सेल्फी लेकर फेसबुक पर शेयर करें। परीक्षाएं थी इसलिए यह इच्छा दबी रह गई। लेकिन जब परीक्षा खत्म हो गई थी हम दोनों एक ही साइकिल पर सवार थे। हमने बैंड स्टैंड पहुंचकर देखा कि कुछ लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। पार जाकर देखा तो पता चला कि 3 लड़कियां सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी, वह भी समुद्र में कुछ दूरी पर जाकर। इसी बीच उनमें से 2 समुद्र की लहरों की थपेड़े सह न सकी और पत्थर पर से फिसल गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया, लेकिन एक लड़की का पैर चोटिल हो गया था। कुछ बुजुर्ग वो पुलिस वाले उन लड़कियों व अन्य लोगों को सेल्फी लेते वक्त सुरक्षा बरतने की सलाह दे रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि कुछ दिनों पहले समुद्र के किनारे सेल्फी लेने के जुनून में 2 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। पुलिस लोगों को समझा रही थी कि सेल्फी लेने के लिए जनता अपनी जान को जोखिम में नहीं डाले। ये सारी बातें सुनते सुनते मेरे दिमाग में वे सारी करतूतें कौंधने लगी जो सेल्फी के चक्कर में मैंने और मेरे दोस्त ने भी की थी। मुझे याद आने लगा कि कैसे दीवार पर चढ़कर मैंने अपनी सेल्फी निकाली। इसके अलावा साइकिल पर स्टंट करते वक्त समुद्र में लहरों के जोरदार थपेड़ों के बीच चलती कार में सिर बाहर निकालकर इत्यादि घटनाओं के बारे में मैं सोचकर सिहर उठा। उस क्षण मुझे उन कलाबाजियों की भयावहता का एहसास हुआ। कुछ ऐसा ही एहसास मैंने
अपने दोस्त के चेहरे पर देखा। उसी क्षण मैंने और अजय ने मन ही मन ठान लिया कि आज के बाद हम कभी सेल्फी लेने के लिए सुरक्षा नियमों को अनदेखी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, एक प्रकार से यहाँ पर भी देखिए कहानी का प्रसंग का अंत जो है वह किस प्रकार से किया गया है, समापन किस प्रकार से किया गया है। तो हमें एक प्रकार से नसीहत भी यहाँ पर देनी होती है, सलाह देनी पड़ती है, सीख देनी होती है कि ताकि जो परीक्षक है वह समझ सके कि लिखने वाला जो है, छात्र जो है या छात्रा जो है, तो वह अच्छे से विचार करके लिखने वाले हैं, यानी होशियारी से उन्होंने इस प्रसंग को अंजाम दे दिया है। तो ये बातें उस लिखावट में होनी चाहिए, लेखन में होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे और एक वर्णन, प्रसंग वर्णन। माँ के लाख समझाने के बावजूद मैंने रोज की तरह हाथ मुंह धोकर नल खुला छोड़ दिया और उस दिन सुबह सुबह अपने दोस्त राज से मिलने उसके घर पहुंचा। वहाँ एक नल के पास कई डिब्बे व बाल्टियाँ देखकर मुझे हैरत हुई और मन में एक सवाल उठा, आखिर पानी के लिए इतनी परेशानी क्यों। तो देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए एक प्रकार से ये जो प्रसंग वर्णन के लिए ये प्रसंग आधा अधूरा जो दिया गया है वह कितना शॉर्ट में है। हमें लिखना है तो उसका वर्णन बढ़ाते हुए, यानी एक प्रकार से हमें उसे थोड़ा और परिच्छेदों में बढ़ाते हुए उसे लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, खाली ये इस प्रकार से जो परिच्छेद दिया जाता है उसमें दो चार पंक्तियाँ जोड़ देते हैं और फिर उसे लिख लेते हैं, तो ये गलत है। तो इस प्रकार से नहीं लिखना है। तो 3-4 परिच्छेदों में हमें इस प्रकार से ये प्रसंग जो है उसका वर्णन करना है। आपके सामने नमूना है और आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से इसे बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। तो देखिए हम देखेंगे। माँ के लाख समझाने के बावजूद मैंने रोज की तरह हाथ मुंह धोकर नल खुला छोड़ दिया और इस दिन सुबह सुबह अपने दोस्त राज से मिलने उसके घर पहुंचा। वहाँ एक नल के पास कई डिब्बे व बाल्टियाँ देखकर मुझे हैरत हुई और मन में एक सवाल उठा, आखिर पानी के लिए इतनी परेशानी क्यों। यह सवाल मन में उफान मार ही रहा था कि पानी की कतार में खड़ी राज की माँ ने बताया कि राज घर में पढ़ाई कर रहा है। मैंने घर की तरफ कदम बढ़ा दिए। घर नल के एकदम सामने था। घर में घुसते ही राज ने मेरा स्वागत किया। आज मैं और राज क्रिकेट खेलने बगल के मैदान में जाने वाले थे, लेकिन राज ने बताया कि उसकी चाल में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा था। आज पानी आया है तो माँ के साथ पूरा पानी भरकर ही वह खेलने जा सकेगा। राज से पूछने पर पता चला कि उसकी चाल में हर दूसरे दिन पानी आता है और यहाँ सिर्फ एक ही नल है। लोग बारी बारी से पानी भरते हैं, कभी कभी तो किसी को पानी भी नहीं मिलता और पानी चला जाता है। पानी के बगैर होने वाली दिक्कतों का हाल अपने दोस्त के मुंह सुनकर मेरे होंठ सूखने लगे। घंटों तक कतार में खड़े रहना, उस पर भी पानी न मिलना, कभी कभी पानी के लिए पड़ोसियों का आपस में झगड़ना, यह सब सुनकर मुझे पानी का महत्व समझ में आया। कुछ देर बाद राज को उसकी माँ ने आवाज़ दी और वह दौड़कर नल पर पहुंचा। मैंने देखा कि नल पर जैसे एक साथ कई लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सभी एक दूसरे से पहले पानी भरना चाहते थे। सभी को यह भय था कि कहीं पानी जल्दी न चला जाए और उन्हें पानी न मिले। इस होड़ में राज की माँ आगे निकल गई। थोड़ी देर में राज डिब्बे भर भर कर घर में लाकर एक टंकी में पानी उड़ेलने लगा। तकरीबन 15 मिनट में उसके घर के
घर में रखे छोटे बड़े बर्तन पानी से लबालब हो गए। पानी भरकर राज और उसकी माँ घर में पहुँचे। उनके चेहरे पर एक खुशी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली है। फिर मैं और राज खेलने निकल गए और इसी बीच पानी की समस्या को देखकर मैंने मन ही मन यह निश्चय किया कि अब कभी पानी व्यर्थ नहीं बहाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से प्रसंग का अंत किस प्रकार से किया गया है, यानी प्रसंग सामने जो विषय जो है आपके सामने रखने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि आपको यह पानी का महत्व समझ में आए। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस प्रसंग वर्णन के इस विषय को आपके सामने क्यों रखा गया है। तो आपके सामने रखने के पीछे यही उद्देश्य है कि आप भी उस के द्वारा क्या सीख मिलती है उसे समझ जाए और फिर बाद में उसे ठीक से अभिव्यक्त भी कर सके, उसे सामने प्रस्तुत कर सके। तो ये उद्देश्य यहाँ पर सफल होना चाहिए। आगे देखेंगे हम चौथा नमूना। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी। सारे बच्चे जल्दी जल्दी अपना बैग बांधकर अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। राम भी रास्ते में था कि अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे चाय के बर्तन धोते हुए एक बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र बिल्कुल राम जितनी थी। राम यह देखकर यानी उसके मन में फिर क्या विचार आए, ये आपको यहाँ पर प्रस्तुत करने हैं। यानी सही में राम के मन में विचार आए क्या, यहाँ पर राम के मन में यानी आपके द्वारा क्या विचार आए उसको यहाँ आपको प्रस्तुत करना है। अब हर एक के मन में अलग अलग विचार आते होंगे, लेकिन वह उससे संबंधित होने चाहिए, न कि अब हमने देखी पानी के बारे में, जो पानी की समस्या है तो वह पानी का नल जो है बंद नहीं करता था बच्चा, माँ उसे डांटती थी। लेकिन जब वह अपने मित्र के यहाँ देखा, उसकी समस्या देखी, तो फिर भी वह उसी प्रकार से, अगर आपने लिखा होता वहाँ पर कि उसी प्रकार से वह इस ऐसा ही व्यवहार, ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर भी वह इस प्रकार से बर्ताव कर रहा था। लेकिन एक दिन फिर उसका मित्र उसके यहाँ आया और देखा, फिर उसने उसे समझाया। इस प्रकार से यानी आप कहानी को किस प्रकार, प्रसंग को किस प्रकार से मोड़ देते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसका समापन जो है वह आपको उचित तरह से ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखेंगे इस कहानी को प्रसंगों को किस प्रकार से मोड़ दिया गया है। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी। सारे बच्चे जल्दी जल्दी अपना बैग बांधकर अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। राम भी रास्ते में था कि अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे चाय के बर्तन धोते हुए एक बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र बिल्कुल राम जितनी थी। राम यह देखकर पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन एक पल में उसकी समझ में सब कुछ आ गया और उसका चेहरा उतर गया। साफ पता चल रहा था कि राम हम उम्र के बच्चे को अपनी तरह स्कूल के गणवेश व स्कूल बैग में के बजाय चाय के बर्तन धोते हुए देखकर बहुत दुखी था। राम को एहसास हुआ कि उस बच्चे की पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि उसके माँ बाप उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजे। ऐसे में वह नन्हा सा बालक खुद मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालने में अपने परिजनों की मदद कर रहा है। राम की आंखों के आगे जैसे ही सारी घटनाएं एक एक करके घूमने लगी। जब उसके माँ बाप और बड़ी बहन उसे पढ़ने लिखने की सीख देते रहते हैं, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। दिन भर दोस्तों के साथ खेलता, मौज मस्ती करता, समय पर स्कूल न जाना, किसी भी छोटी बड़ी चीज़ के लिए जिद कर लेना इत्यादि घटनाएं उसके दिमाग में एक एक कर आने लगती हैं। कैसे वह मिल रही सुविधाओं का नाजायज फ़ायदा उठा रहा है और वह एक मासूम
है, जो कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और 2 वक्त की रोटी के लिए भरी दोपहर में जी तोड़ मेहनत कर रहा है। दौड़ दौड़ कर ग्राहकों को कभी चाय पहुंचा रहा है तो कभी बर्तन साफ कर रहा है। उसी क्षण राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। धीरे धीरे अपने घर की ओर कदम बढ़ाते हुए उसके मन में ठान लिया कि आज के बाद वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और अपने माता पिता व बड़ी बहन की आज्ञा का पालन करेगा। तो देखिए इस प्रकार से, यानी किस प्रकार से यहाँ पर मोड़ दिया गया है। राम यह देखकर, फिर राम को यह देखकर उसके मन में क्या क्या विचार आए, फिर किस प्रकार से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर किस प्रकार से उसने अंत में अपनी गलती को सुधारने का विचार किया। तो ये सभी बातें इसमें आनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप उसे मोड़ देते हो प्रसंग को, तो आपके लेखन कौशल्य को परीक्षक जो है वह समझ जाते हैं और आपको अच्छे अंक फिर दे देते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए आपको स्वाध्याय के लिए कुछ जो है विषय दिए गए हैं, उसका आपको उसी प्रकार से अच्छे से, यानी 3-4 परिच्छेदों में, और प्रारंभ कैसा करना है, आरंभ कैसा करना, शुरुआत कैसे करनी, बीच में किस प्रकार से लिखना है, अंत में समापन उसका किस प्रकार से करना है, ये सब तो हमने इन 4 नमूने में देख लिया है। तो उसी प्रकार से आपको यह करना है। लेकिन आपके पास शब्द भंडार, हिंदी का शब्द भंडार होना चाहिए। तो आपके पास अगर शब्द ही नहीं है, कुछ कुछ बच्चे जो हैं वो मराठी शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, तो आप उसे उन मराठी, अगर आपको कुछ शब्द याद नहीं आ रहे हैं हिंदी शब्द, तो उस मराठी शब्द को आप देखें, अपने नेट पे देख सकते हैं कि आपको अंतर्जाल पे देख सकते हो कि आपको कौन से शब्द उसके लिए हिंदी में मिल सकते हैं, और इस प्रकार से आप शब्द भंडार बढ़ाकर फिर धीरे धीरे लिखने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन हिंदी में हिंदी के शब्दों का ही इस्तेमाल आपको करना है, न कि मराठी शब्दों का। तो देखेंगे हम यहाँ पर आपको विषय दिया गया है। रोज की तरह सुबह उठा, ब्रश कर मैं बालकनी में आकर खड़ा हो गया। सोसाइटी में काफ़ी हलचल मची हुई थी। मैंने देखा रामू काका सभी को सफाई के दिशा निर्देश दे रहे हैं। और फिर आगे क्या हुआ ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब रामू काका जो हैं, यानी एक प्रकार से साफ सफाई करने वाले हैं, तो किस प्रकार से वह सबको बता रहे हैं, यानी किस प्रकार से सफाई सोसाइटी में रखनी चाहिए, और फिर कौन कौन क्या क्या गलती करते हैं, यानी आपसे भी कुछ गलतियां होती है तो उसे भी आपको वहाँ पर लिखना है। और रामू काका के कहने के बाद, यानी उन्हें किस प्रकार की तकलीफ होती है या इस प्रकार की साफ सफाई न रखने के कारण क्या क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, ये बताते हुए फिर आपने किस प्रकार से या सोसाइटी वालों ने किस प्रकार से अपनी गलती को सुधारा, ये यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए दूसरा विषय है जंक फूड का बढ़ता सेवन खाने वाले की सेहत पर काफ़ी बुरा प्रभाव छोड़ रहा है। इस पर अपने विचार लिखिए। अब जंक फूड यानी जैसे कि आप बेकरी के पदार्थ जो हैं, या तो फिर पिज़्ज़ा है, नूडल्स है, तो इस प्रकार के जो खाना खाते हैं, तो इससे अच्छा है कि सब्जी रोटी दाल चावल, इसे अगर आप खाएंगे तो इसका आपकी सेहत पर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पर किसी प्रसंग को सामने रखते हुए इस बात को आपको साबित करना है कि कोई आपका मित्र है, सहेली है, तो किस प्रकार से जंक फूड खाने के कारण उस पर क्या दुष्परिणाम हुआ, और फिर बाद में आप से भी कुछ गलती होती है तो आप पर भी क्या दुष्परिणाम हुआ और किस प्रकार से आपने इस गलती को सुधारा, ये यहाँ पर आपको अभिव्यक्त करना है। आगे का विषय है रमेश को राज्य स्तरीय टीम में चुना गया। आज स्कूल में स्वागत समारोह, रमेश का अनुभव साझा करना।
तो किस प्रकार से राज्य स्तरीय टीम में उसे आपके मित्र को चुना गया है, और फिर आज स्कूल में जो स्वागत समारोह था तो उसमें भी किस प्रकार से आप खुश थे, या किस प्रकार से उसने अपने अनुभवों को सबके सामने इस स्वागत समारोह में व्यक्त किया था, ये यहाँ पर आपको देखना है। आगे चौथा विषय है, और मेरे पिताजी ने फ़ौरन अपनी सिगरेट बुझा दी। उन्होंने फैसला किया कि आज के बाद वे कभी धूम्रपान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिगरेट के कारण क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। और ऐसे प्रसंग या घटना को वहाँ आपको सामने रखना है कि जैसे कि पिताजी है तो उन्हें कोई पेशेंट जो है तो उससे वह मिलने गए थे जिसको कैंसर हुआ है, या जो भी बीमारियां होती हैं धूम्रपान से, तो जैसे लकवा तक हो सकता है, कैंसर तक हो सकता है, हार्ट की बीमारी भी जो है वह भी ज़्यादातर सिगरेट के धुएं से होती है, या उस धुएं के कारण दूसरों को भी किस प्रकार से दूसरे लोग भी जो हैं बीमार है, पेशेंट है, तो वह भी किस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं, ये बताते हुए और फिर बाद में किस प्रकार से अपने पिताजी को इस गलती का एहसास हुआ, और फिर बाद में उन्होंने या तो फिर यह लत आपको भी लग गई है, तो इसके द्वारा भी, या आपका कोई मित्र है तो जैसे उसके पिताजी सिगरेट पीते हैं और फिर बाद में वह यानी यहाँ तो मेरे पिताजी हैं, और इसीलिए आप ये ही लिख सकते हैं कि आपको भी यह लत लग गई, और जब पिताजी ने यह देखा तो उन्हें यह अच्छा नहीं लगा, और फिर बाद में उन्होंने अपनी सिगारेट जो है अपने सामने बुझा दी, और फिर उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि आज के बाद वह कभी धूम्रपान नहीं करेंगे। यानी अपने कारण अपना बेटा बिगड़ता जा रहा है, ये देखकर फिर माता पिता जो है उन्हें बुरा लगता है। तो ये इस प्रकार से आपको इस प्रसंग को आप किस प्रकार से लिखते हो, यानी आपके मन में क्या विचार आएगा, तो आप अपने हिसाब से उसे लिखना है। मैंने कहा इसलिए आप इस प्रकार से नहीं लिखने, इस प्रकार से नहीं आपको लिखना है, तो आपको खुद सोचना है आपके मन में क्या विचार आते हैं, उससे आपको यहाँ पर अभिव्यक्त करना है।